Namaste, guys. I am delighted to say that we are launching our first CSET reading comprehension batch for the prelims of 2025. The batch is going to start from 1st of Feb. Basically, we will cover our batch in English language, that is combine of Hindi and English. So let us see what we will see in this batch. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आरसी ऑफ लास्ट यूपीएससी के सीसेट पेपर्स को कवर करेंगे. हम आरसी देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 टू 2024. एवरी ईयर आरसी के अराउंड 24 टू 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम टोटल 250 के क्वेश्चंस के अराउंड में इस सेशन के अंदर कवर कर लेंगे. इसके साथ में हम कैट लेवल के पैसेजेस भी देखेंगे और उनको भी कंप्रहेंड करने की कोशिश करेंगे. थर्ड पे इन डेप्थ एनालिसिस, आपको हर क्वेश्चन का इन डेप्थ मिल जाएगा. उसके साथ में लॉजिकल मेथड कौन सी लगाई जा रही है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप भी ये इसके अंदर देखेंगे. फोर्थ, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, उसके साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. फिफ्थ, हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं और सीसेट के पेपर के अंदर बच्चों को कंप्रहेंशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है. मेनली 2023 के बाद से, जब से यूपीएससी ने सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाया था, उसके बाद से सीसेट का भय और बढ़ते गया है. तो हम इजीली देखेंगे कि टाइम मैनेज कैसे हो सकता है और इसके साथ में आरसी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे मैनेज कर सकते हैं. इसके साथ में अब मॉक पेपर भी आपको इसके अंदर करवाए जाएंगे. मेनली वी विल कवर 2 मॉक टेस्ट ऑन द सेम लेवल ऑफ यूपीएससी सीसेट. नेक्स्ट हम देखेंगे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल एज वी विल प्रोवाइड यू मेंटरशिप इन दिस बैच. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ये वाले नंबर पे डायल कर लीजिए. इसके साथ में आप टेलीग्राम पे भी यूपीएससी करंट ओनली न्यू ये वाले चैनल पे जाके और इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं. अगर बात करें सीसेट की, तो सीसेट में हर साल 3 में से 2 बच्चे फेल हो जाते हैं. और वो बच्चे कौन से रहते हैं? जो ऑलरेडी टॉप स्कोरर रहते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट 2023, तो इसमें जितने बच्चों ने पेपर दिया था 85% ऑफ देम दे डिडंट क्लियर द सीसेट. इन सीसेट वी हैव 67 मार्क्स एज अ लक्ष्मण रेखा. 67 मार्क्स रहती है लक्ष्मण रेखा और हमें ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना रहता है. लेकिन 3 में से 2 बच्चे भी वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ते जा रही है. और अगर बात करें आरसी की, तो इजीली आप ये बैच कवर करने के बाद में इजीली आप 40+ मार्क्स सिर्फ आरसी से ही गेन कर लोगे. तो टोटल हमें 67 की रिक्वायरमेंट है. 67 में से आप समझिए 40+ आपके मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे. अगर टोटल बात करें आरसी की, तो आरसी में अराउंड 24 क्वेश्चन रहते हैं. 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो अराउंड 60 मार्क्स के टोटल आरसी आ रही है. उसमें से हमारा जो टारगेट है वो 40+ होना चाहिए और जो अल्टीमेट टारगेट है वो होना चाहिए 46. ये बैच का हम अल्टीमेट टारगेट रख रहे हैं कि आपको 46 मार्क्स वाले लेवल तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आराम से आपको 20 मार्क दूसरे पोर्शन में से कवर कर ले और इजीली सीसेट का आपका टेंशन पूरी तरीके से हट जाए. ये जो क्लासेस रहेगी इंग्लिश और हिंदी, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी. और ये जो 40+ मार्क्स आपको मिलेंगे, ये इजीली फर्स्ट 30 मिनट्स में आप गेन कर लोगे. फर्स्ट 30 मिनट्स में गेन कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा. और उसके साथ में जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी आप इजीली और फ्री माइंड के साथ में टैकल कर सकते हो. बैच आपको बता दिया मैंने 1st ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही है और आप एडमिशन जल्दी से जल्दी लीजिए 31 ऑफ जनवरी तक के. अब आप पूछोगे कि
सीसेट का आरसी आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इफ वेदर यू आर द राइट पर्सन टू गाइड अस और नॉट। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जो सीसेट के साथ में अनुभव रहा है बहुत ही डिसेंट रहा है। हर साल मैंने डिसेंट स्कोर सीसेट में बिना पढ़े अचीव करे। अगर बात करें तो मेरा जो हाईएस्ट स्कोर जा चुका है वो 150, आपको मैंने मार्कशीट लगा दी है। 150 मेरा एक साल गया था। उसके अलावा बात करें जो वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर हम बता रहे हैं 2023 वाला, ये वाले पेपर के अंदर तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन कंप्रहेंशन ने मुझे बचा लिया और आई हैव स्कोर्ड 110 मार्क। और ये क्या है, एक तरीके से डिसेंट स्कोर आप कह सकते हैं, डिसेंट या फिर मोर देन अबव एवरेज कह सकते हो 2023 पेपर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक साल मुझे 130 भी मिले और 130 के आसपास तो लगभग हर साल मिले ही है। मैंने आपको प्रूफ के लिए मार्कशीट यहाँ पे लगा दी है, इसके अलावा और भी मार्कशीट्स है। अब लेट अस सी व्हाट आर द चैलेंजेस द एस्पिरेंट फेस इन इंग्लिश कंप्रहेंशन पैसेजेस। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस। अगर बात करें जो की चैलेंजेस है, वो है सबसे पहले तो टाइम का इशू। ये तो आप भली भांति जानते हो कि टाइम लिमिटेड है और हमें बहुत सारा क्वेश्चंस करने रहते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर के पेपर की, तो 41 पेज का तो पेपर ही आया था। तो अगर आप पढ़ने भी बैठोगे तो नॉर्मल व्यक्ति तो 41 पेज कवर ही नहीं कर सकता। 41 पेज के अंदर इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज का कवर करके 41 पेज के आसपास जाते हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें सिर्फ पैसेजेस की, तो पैसेजेस आर ऑफन लेंदी, बहुत ही लेंदी रहते हैं रीड करने में, फिर एनालाइज करने में, फिर इंटरप्रेट करने में, तो बहुत ज़्यादा हमारा समय लग जाता है। हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, पूरा पेपर करने में ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप कंप्रहेंशन के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आपको दूसरे सेक्शन में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्रहेंशन ज़्यादातर वीक होता है बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसलेशन इन हिंदी लैंग्वेज। पुअर ट्रांसलेशन होता है, लेकिन हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। तो ये रीडिंग कंप्रहेंशन ये वाला जो बैच है, इसके अंदर हम फुल फोकस करके आपका आरसी से ही हिंदी मीडियम वाले जो बच्चों का सीसेट के अंदर रोड़ा हो रहा है उसको हम इजीली क्रॉस कर जाएंगे, लक्ष्मण रेखा को पार करवा देंगे। अगर बात करें सेकंड पे, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज रहती है, दे आर मेनली रिटन बाय इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा लिखी रहती है, फॉर्मल रहती है, एकेडमिक इंग्लिश रहती है, और दे ऑफन कंटेन अनफेमिलियर वॉक्यूबलरी। शशि थरूर वाला लेवल तो नहीं रहता है, लेकिन एक तरीके से अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल आप कह सकते हो पैसेजेस के अंदर रहता है। वॉक्यूबलरी डिफिकल्ट रहती है, उसके साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इंटीग्रेट रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं। तो जो फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, दे फेस डिफिकल्टी इन टैकलिंग द पैसेजेस। इसके साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, राइटर कुछ और कहना चाह रहा है और हम उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़े थोड़े इन्फरेंस गलत हो गए तो उससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे अलग हो जाती है। तो हम करेक्ट मार्क तो नहीं कर पाते, लेकिन इनकरेक्ट हमारा मार्क हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम क्रिटिकल रीजनिंग का यूज करके देखेंगे कि कैसे इनको एक तरीके से डिकोड किया जा सकता है। इसके साथ में जब ऑप्शंस की बात करें, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फिर उसके जो ऑप्शंस रहते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अटक जाते हैं और ओवरथिंक करने लगते हैं, क्या राइटर ने ये कहा होगा, क्या पैसेज में ये बताया होगा। तो उसके लिए हमें वापस से पैसेज पढ़ना पड़ता है, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लॉस्ट हो जाता है। इसके साथ में कंफ्यूजन तो होता ही है, और फिर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली गलत मार्क कर लेते हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन को या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके बात करें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, दे ऑल्सो हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। हिंदी मीडियम के मेनली जो स्टूडेंट रहते हैं, उसके साथ में जो वर्नेकुलर लैंग्वेज वाले हैं, इंडिया के अंदर 22 वर्नेकुलर लैंग्वेज है, जिन्हें वर्नेकुलर तो बहुत सारी है, 22 है जो शेड्यूल लिस्ट के अंदर, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो ऐसे बच्चे हैं जो ये वाले लैंग्वेज से आ रहे हैं, इन्हें इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये वाले सेशन में हम उनकी भी हेल्प करेंगे और
कि आप इजीली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, हम ये भी देखेंगे। इसके साथ में मार्केट में जितने भी टीचर्स है, जितने भी फैकल्टीज है, दे ऑफन इग्नोर CSET एज वेल एज RC। तो इग्नोर करने से क्या हो रहा है, उसका कोई लॉजिकल अप्रोच बन ही नहीं पाई है। तो लैक ऑफ लॉजिकल अप्रोच से भी क्या हो रहा है कि बच्चे उस पर फोकस नहीं करते और दे एंड अप लूजिंग मार्क्स। इसके साथ में दे ऑल्सो रीड द पैसेज मल्टीपल टाइम्स। वही बात ऑलरेडी हम कर चुके, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल रीडिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल रीडिंग में ये पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद में क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ना, देन क्वेश्चन पढ़ना, फिर ऑप्शंस पढ़ना, फिर वापस से पैसेज पढ़ना। तो इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो ट्रेडिशनल मेथड टाइम कंज्यूमिंग कैसी है और कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि हम डिटेल रीडिंग करते हैं और उसके लिए टाइम लगता है। इसके साथ में वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाते हैं, तो एक एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो लूज हो रहा ही है, टाइम भी लूज हो रहा है। उसके साथ में जो उसका मेन मोटो है वो हम मिस कर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ में अगर दूसरी देखिए बात, तो डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया। मल्टीपल आर्गुमेंट रहते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल रहते हैं, मल्टीपल डिटेल रहती है। तो इससे क्या होता है, जो सेंट्रल आइडिया है वो हम ऑलरेडी मिस कर देते हैं एंड वी एंड अप स्पेंडिंग टू मच टाइम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन की पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। मेन पॉइंट क्या है, उसकी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो अनफेमिलियर वोक्यूबलरी एंड स्टाइल। बहुत सारों की स्टाइल अलग अलग रहती है, आपको हर पैसेज में अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेगी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। इसके साथ में इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे पैसेजेस मिलेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहती है। उससे क्या होता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। इसके साथ में अगर बात करें तो वेरियस टाइम हम क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके साथ में हमारे ऊपर टिक 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 क्लॉक तो चलती ही रहती है, और उससे क्या होता है, एक तरीके से बैकग्राउंड में हमारे प्रेशर रहता है कि हमें फटाक से कंप्लीट करना है। इतने सारे क्वेश्चन है, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, डिफिकल्टी भी है, हमें हैंडल भी करना है, टाइम भी मैनेज करना है। उसके साथ में OMR शीट भी फिल करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आते हुए रहते हैं वो भी हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं। उससे क्या होती है, लाइकलीहुड ऑफ एरर्स। लेकिन अब ये जितनी भी परेशानी हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं बाय लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड। अब वाई दिस LEM, लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड इज बेटर, बिकॉज इसमें क्या करते हैं, हम पूरा पैसेज रीड नहीं करते हैं, वे डायरेक्टली फोकस ऑन एनालाइजिंग द ऑप्शंस और उसके साथ में आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन द क्वेश्चन। हम जो अभी 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हम ये कैसे ट्रिक लगा सकते हैं। ये आपको डेमो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा मैं फ्रॉम द लाइव 2023 पेपर विच इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द टफेस्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ UPSC। इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और हम जो मेन क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी से जा पाए और उनको पहले अटेम्प्ट कर पाए, डिफिकल्ट वालों को छोड़ पाए। ये क्लास से आपको ये भी एड्रेस करने को मिलेगा कि जितने ऊपर हमने चैलेंजेस देखे वो तो एड्रेस हो जाएंगे, तो और उसके साथ में हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा सबसे पहले तो टाइम सेविंग, उसके साथ में एक्सेसिबिलिटी टू ऑल। इसका मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश वाले ही नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको एक तरीके से एक्सेसिबल है उनके लिए भी, और वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड पे देखें तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एलिमिनेशन के अंदर क्या रहता है, हमें 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें करेक्ट आंसर मिलता है। तो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चनों को ड्रॉप कर देते हैं जहां पे हम 2 के बीच में स्टक हो जाते हैं। लेकिन हम डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप ऑलरेडी पैसेजेस को सॉल्व करके जाओगे।
तो हमने ऑलरेडी बताया कि कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्टर होगा ही। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर के बाद में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्क बूस्टर। आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। और मार्क्स हमें कितने चाहिए? एटलीस्ट 40 तो चाहिए ही इन आरसी सेक्शन। 40 अगर आरसी में आ गए तो आपके लिए फिर केक वॉक है सीसेट पेपर को निकालना। अब देखते हैं 2023 का पेपर, उसको मैंने कहा है द अल्टीमेट स्लेयर। अल्टीमेट स्लेयर मतलब उसने एक तरीके सभी बच्चों का नस्ते नाबूद कर दिया था पूरी तरीके से। बहुत सारे जो ऐसे कच्चे खिलाड़ी थे वो तो अपने आप ही बाहर हो गए थे। अब एक बार देखते हैं 2023 वाला पेपर। तो ये देखिए मैंने 2023 वाला पेपर भी आपके सामने खोल लिया है। ये आगे देखिए पेपर ऑफ 2023, ये है सीसेट पेपर 2। सबसे पहले आपको हिंदी में पैसेजेस मिल जाएगी और सेम ही पैसेजेस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। अभी हमने क्या देखा था कि इतना बड़ा पैसेज है, इसको पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लेट अस सी, हम इसको इग्नोर करके देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर हो जाए। अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके साथ में प्रैग्मेटिक भी आ रहा है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल हो, जो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर सकते या फिर इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, लेट अस होल्ड इट। हमें देखना तो पूरे चारों स्टेटमेंट को ही है। हर क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट देखना है। 4 स्टेटमेंट के बाद में ही आपको कंक्लूड करना है कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है कौन सा नहीं। सेकंड पे देखते हैं ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर क्रिएटेड। अब ये ऑल रिवर सिस्टम, ये तो बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। इंडिया में बहुत सारी रिवर है, रिवर के अंदर मेजर रिवर है, माइनर रिवर है। तो ऑल का क्या मतलब होता है ये हम समझ नहीं पाएंगे। और यूपीएससी भी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाह रहा है, ये एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, प्रैग्मेटिक भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद में अगर तीसरे को देखें, वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिशिएट शुड बी क्रिएटेड। अब ये एक तरीके से हो सकता है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की डिमांड को रिड्यूस कर दीजिए। इंडिया की 50% पॉपुलेशन स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब वाटर को तो एग्रीकल्चर में कम कर नहीं सकते, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों का रोजगार पे भी, लाइवलीहुड पे भी एक तरीके से पॉइंट आउट उठ जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो लग नहीं रहा है। अब ए और सी के अंदर कंफ्यूज है, लेकिन ए और सी के अंदर देखिए, ए के अंदर कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वर्ड्स है, लीगल है, प्रैग्मेटिक है, नेशनल है, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात हो गई। आप पॉलिसी को बनाओगे तो पॉलिसी से इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ेगा, लेकिन ये वाटर चैनल से क्या होगा, ये नैरो इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जो मोस्ट आपको ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। अब देखते सेकंड क्वेश्चन, देखते ये भी बिना पैसेज पढ़े देखते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। इसके साथ में फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। अब ये ओनली स्किल्ड है तो अनस्किल्ड कहा जाएंगे, तो इसके लिए ये वाला तो इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। डी देखते हैं, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस, तो ये भी पॉजिटिव है, लेट अस होल्ड। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज,
तो इन्होंने अर्बन वाले को मिस कर दिया है। इसके साथ में ये वाले क्वेश्चन में स्किल्स की बात हो रही है, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहता है, हमें एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए पैसेज किसकी बात कर रहा है। अगर पैसेज की बात करें तो यहाँ पे आ गया एनीमिया, मतलब हेल्थ की बात हो गई है। इसके साथ में यहाँ पे आ गया ट्यूबरक्लोसिस की, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। धीरे धीरे आपको ये एक तरीके से फटाफट ग्लांस के अंदर देख लेना है कि किस की बात हो रही है। यहाँ पे आया माल नरिश की बात हो गई, कॉग्निटिव एबिलिटी की बात हो गई, मतलब ये बात हो रही है हेल्थ की। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल हट गया। सेकंड वाला जो है इफेक्टिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज द नीड ऑफ द आवर। इसके साथ में फॉर रैपिड डेवलपमेंट अटेंशन शुड बी गिवन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। तो उस हिसाब से देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले सबसे पहले जाना है क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी लोग क्या करेंगे, तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, हटाएंगे इसको। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन कंट्री, पॉजिटिव है, होल्ड करके रखते हैं। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडाप्टेशन डिसीजन, ये भी पॉजिटिव है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, ये तो पहले इलॉजिकल है, आप इसको गवर्नमेंट शुड कम विथ पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है जो नॉट पॉसिबल है, हम ऑलरेडी कोशिश कर ही रहे हैं। तो डी वाला तो इलॉजिकल हो गया। इसके साथ में एक बार हमें पैसेज भी देखना पड़ेगा। पैसेज देख लेते हैं। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड, लेस अडाप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट चेंज, मतलब हो रही है फार्मर्स की बात हो रही है। इसके साथ में हाउएवर देयर इज नॉट ऑलवेज अडाप्ट इनफ फॉर एडाप्टेशन, हाउ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। देखिए लास्ट स्टेटमेंट में अब हमें परसेप्शन की बात हो रही है, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी की तो यहाँ पे सेकंड पे बात नहीं हो रही है, हमें रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स की बात हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन में हमें लगा है लेस देन 1 मिनट। सिमिलर पैटर्न पे ही मैंने 2023 का पेपर एक्चुअल सॉल्व भी करा था एग्जाम के अंदर ही, तो उस समय भी मेरे जो अभी मैंने आपको बताया सेम मेथड यूज करी थी, सेम टाइम के अंदर विद इन 1 मिनट मेरे क्वेश्चंस इजीली टैकल हो गए थे। अब इसके बाद में देखते हैं, ये तो सब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। आते हैं 11th क्वेश्चन पे, ये भी हमें पढ़ना नहीं है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। बिजनेसेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, इसको तो हटा दो। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओनली सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है, ये भी हटा दो। वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी, ये थोड़ा लग रहा है पॉजिटिव, होल्ड करके रखते हैं। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नई इंडस्ट्री जो आनी चाहिए रिन्यूएबल पे आने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, इंडिया अभी भी कोल पे डिपेंडेंट है फॉर 50% ऑफ पावर जनरेशन, तो भाई सब रिन्यूएबल पे होना चाहिए। तो इंडिया तो ऑलरेडी, इंडिया के साथ में डेवलपिंग कंट्रीज ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम अभी शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। फेस आउट की बात नहीं हो रही है, फेस डाउन की बात हो रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहती है फेस डाउन, तो सभी कुछ रिन्यूएबल से चलाना या फिर हर इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से चलाना, ये थोड़ा इलॉजिकल तो नहीं है, लेकिन बहुत फार फैश वाली अभी एक तरीके से बात हो रही है। तो वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव, हमें पहले तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लेने चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी की बात हो रही है पॉजिटिव। आप देखिए टोन भी एक तरीके से ब्रॉड आइडिया कन्वे कर रहा है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th वाला। 12th वाले के अंदर भी हम इसको अभी पहले हटा देते हैं।
सबसे पहले देखते क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। देखिए पॉजिटिव है ऐसा कुछ भी, क्योर एंड प्रिवेंशन, इसकी हमेशा आपने बात सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो होल्ड करके रखते हैं। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, जॉब का गवर्नमेंट का जॉब है ये, बाकी दूसरों की ड्यूटी कुछ बनती नहीं, हमारी भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो कहाँ गई। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेंट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को अगर हम इग्नोर मार रहे हैं तो हमारी हेल्थ कैसे प्रोटेक्ट हो सकती है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, भाई इसका तो डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है हेल्थ पे, तो ये भी इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लीड टू सम अनहेल्दी व्यूज ऑफ लिविंग। देखिए ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन टोन इस स्टेटमेंट आप होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन टोन तो नेगेटिव है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, इन्होंने वेस्टर्न वैल्यूज को नेगेटिव बता दिया है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा नैरो है, सिर्फ इसमें वेस्टर्न वैल्यूज की बात हो रही है, लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। लेकिन अगर पहला वाला स्टेटमेंट देखें, पहला स्टेटमेंट, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, तो ये क्या ब्रॉड बात हो रही है। अगर आपको थोड़ा डाउट भी लग रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन के अंदर भी पैसेज जो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफ स्टाइल with environmental problem and individual efforts can be pursued। देखिए ये जितना भी दिया है इसमें वेस्टर्न वैल्यूज की तो बात ही नहीं हुई है, तो वेस्टर्न वैल्यूज तो ऑलरेडी वाला जो हट ही गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 12th का ए। ये भी हो गया हमारा लेस देन 1 मिनट। अब ऐसे तो मैं आपको लगभग हर क्वेश्चन करके बता सकता हूँ, एक बार हम चेक कर लेते कि हमने जो आंसर्स मार्क किए वो सही भी है कि नहीं है। 12वां का था हमारा, 12th का है ए, 11th का हमने मार्क किया है, 11th का करा है सी, और हमने देखा था फर्स्ट देखा था, सेकंड देखे थे, थर्ड देखे थे। एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी देख लेते हैं क्या क्या मार्क किए थे हमने आंसर्स। पहले का करा हमने ए, फिर सेकंड का करा है डी, और थर्ड का करा है सी, है ना, तो ए डी सी, यहां पे आ गया ए डी सी। एक बार ऑफिशियल आंसर की देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की ये देखिए 2023 है, ए सेट जीएस पेपर 2, टोटल क्वेश्चन 80 आ रहे हैं, मार्क्स हमें 200 देखने को मिल देंगे। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हमने देखा था ए डी सी, तो हमारा है ए डी सी, तो मतलब तीनों करेक्ट है। इसके बाद जाए तो 11th वाला सी, 12th वाला ए, 11th वाला सी, 12th वाला ए। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे और आपको लेस देन 5 मिनट लगे, 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे हम एक एक पूरे 10 ईयर्स के पेपर को देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज देखा जाएगा कि कैसे एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है। वापस आए हमारे बैच के ऊपर, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा इसमें, इम्प्रूव एक्यूरेसी हो जाएगी, टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उसके साथ में कॉन्फिडेंस बूस्टर तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं। ये सब आपको एंड अप करेगा मार्क्स बूस्टर के लिए। 16+ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 24 क्वेश्चन में से विथ 90% एक्यूरेसी, और ये आप देखिए आपकी इजीली 16 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। 16 क्वेश्चन सॉल्व मतलब 40+ मार्क्स आपके इजीली आ जा रहे हैं। आपने जो लक्ष्मण रेखा है, ये देखिए लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा आप इजीली ब्रेक कर जाओगे, इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव वाले साइकिल में आप आ जाओगे। और हमारा टारगेट मैंने रखा है 46 मार्क आरसी के अंदर से ही लेके आ जाने हैं। इसके साथ में ये वाला जो बैच है, ये आपको एक और बार बता दूं मैं कि ये सीरियस स्टूडेंट के लिए ही है, नो नॉनसेंस और डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए जो आप मेहनत करना चाहते हैं।
क्लासेस का ब्रेकडाउन देख लेते हैं हम। क्लासेस जो रहेगी, पहले तो फाउंडेशन देखेंगे हम, लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, ये मेथड कैसी है, कैसे हमें करना चाहिए। फिर उसके साथ में हम 10 ईयर्स के पेपर देखेंगे। फिर मॉक पेपर जब रखेंगे, मॉक पेपर की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये किया जा सकता है। इसके साथ में एंडिंग जो सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम मॉक पेपर 2 रखेंगे, और उसके साथ में लास्ट जो एग्जाम डे प्रिपरेशन और एग्जाम डे ट्रिक्स एंड टिप्स होनी चाहिए, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। 10 ईयर्स के पेपर हम देखेंगे, स्ट्रेटजी एंड क्वालिटी कंटेंट, बिल्कुल कैट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। मॉक पेपर 2 रहेंगे, मेंटरशिप रहेगी, और उसके साथ में नो बुलशिट, फालतू की बकवास कुछ भी नहीं रहेगी। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम हिट करेंगे सीधे। जो हमें अर्जुन की तरह हमें भी सिर्फ मछली की आंख कह सकते हो या फिर बर्ड की आंख, जो हम टारगेट करना चाहते हैं हमें सिर्फ वो ही दिखना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो बुलशिट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट बात, नो बकवास। एक बार आपको पेड कोर्स रहे हैं हमारा, तो पेड कोर्स के अंदर आपको प्लान बता देते हैं। 12+ लेक्चर्स रहेंगे, अराउंड 30 आवर्स से ज़्यादा के सेशन मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ है। जो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनका जो मेन यूपीएससी करंट ओनली जिन्होंने लेके रखे उनका 999 का प्लान रहेगा। उसके साथ में बाकियों के लिए 2500 का हमारा ये बैच है। लेकिन अगर कोई अर्ली बर्ड है जो फटाफट एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, तो उनके लिए 999 का कोर्स है। ये देखिए 999 ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये हमने बस हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए ही रखा है। इससे ज़्यादा कोई हमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश में भी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स के कारण, रीजनिंग के कारण, ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे हैं वो सीसेट पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे, तो एक अफोर्डेबल रेट में आपको सीसेट पेपर क्लियर करने की हम स्ट्रेटजी इस सेशन में मिल जाएगी। 999 की बात करें तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आप एक बार होटल ढाबे में जाओगे तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा पैसा तो उड़ा ही दोगे। ये मैंने आपको पीडीएफ के अंदर पैसेज की एग्जांपल भी दे दिया है कि मान लीजिए पैसेज है, एक क्वेश्चन है, तो हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसा करते हैं और ये लॉजिकल एलिमिनेशन वाली मेथड से कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए है और दोनों की स्ट्रेटजी भी डाल दी है। तो मेन आपको की टेक अवे क्या रहेगा? की टेक अवे है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास में सॉल्यूशन है, दैट इज लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड, LEM। ये LEM मेथड आप सीख जाओगे तो आपको सीसेट के अंदर कोई रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण रेखा से आप क्या ऑलरेडी आप 100+ स्कोर इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन लगती है तो टेलीग्राम दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, मेरा नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सभी को। अब मिलते हैं अपनी मेन क्लासेस में, RC वाले बैच के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।